अब है हमारे पास मांग की लोच के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं? कीमत में परिवर्तन आने के कारण मांग में जो परिवर्तन आता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। आय लोच किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन आने के कारण जो मांग में परिवर्तन आता है उसे व्यक्ति की आय लोच कहते हैं। आय में परिवर्तन आएगा तो मांग में जो परिवर्तन आता है उसको मानते हैं आय लोच। फिर आता है हमारे पास आड़ी लोच। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में जो परिवर्तन आने के कारण जो मांग में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम आड़ी लोच। मतलब सेब ऑरेंज की कीमतें बढ़ने के कारण किन्नू की मांग पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे कहेंगे आड़ी लोच। लोचदार मांग किसे कहते हैं? कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर, कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर मांग में अनंत परिवर्तन, मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है उसे कहते हैं लोचदार मांग। बेलोचदार मांग कहते हैं कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं हम बेलोचदार मांग। फिर हमारे पास आटा, नमक की मांग, चीनी की मांग, चावल की मांग कैसी होती है? इकाई से कम। कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन आता है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन आएगा। फिर हमारे पास मांग की कीमत लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं? प्रतिशत विधि, कुल व्यय विधि और ज्यामितिक विधि। कीमत लोच मतलब कीमत में परिवर्तन आने के कारण मांग में परिवर्तन आता है उसे कीमत लोच कहते हैं। आय लोच, आय में परिवर्तन आने के कारण मांग में जो परिवर्तन आता है। आड़ी लोच, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आने के कारण मांग में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं आड़ी लोच। लोचदार मांग उस स्थिति में होती है जब कीमत में परिवर्तन आने के कारण मांग में अनंत परिवर्तन हो। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, मांग में अनंत परिवर्तन आ सकता है, इन्फिनिट परिवर्तन आ सकता है, उसे कहते हैं हम मांग लोचदार। बेलोचदार मांग में कीमत में बढ़ने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता, मांग फिक्स रहती है, उसे कहते हैं हम बेलोचदार मांग। कीमत बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, लेकिन मांग फिक्स की फिक्स है, उसे कहते हैं बेलोचदार। कीमत इकाई से, फिर आता है हमारा इकाई के बराबर मांग। कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन आता है मांग में भी उतने प्रतिशत परिवर्तन आता है। इनके बीच में जो गैप ये है और जो गैप ये है दोनों बराबर होना चाहिए, तो मांग की लोच इकाई के बराबर मानी जाती है। इस स्थिति में ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। मतलब जितने प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आता है मांग में भी उतने प्रतिशत परिवर्तन आता है। फिर इकाई से अधिक की स्थिति में जितने प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आता है मांग में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन आता है। ये कीमत वाला गैप जितना है मांग वाला गैप उससे ज़्यादा होगा। मतलब कीमत कम होने पर मांग में, कीमत जितनी कम हुई मांग उससे ज़्यादा अधिक बढ़ी है। जितने प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होता है मांग में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन हो तो मांग इकाई से अधिक होगी। अब है इकाई से कम। कीमत पहले से कम हो जाती है, पहले हम इस बिंदु पर थे, अब हम इस बिंदु पर हैं, तो कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है, लेकिन कीमत में कमी बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन मांग में वृद्धि की तुलना बहुत कम है। मतलब मांग में वृद्धि बहुत कम हुई, इसे कहते हैं मांग में कमी। कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन आता है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन आता है, उसे कहते हैं मांग में कम। अब है हमारे पास मांग की लोच को मापने की विधियाँ। मांग की लोच को मापने की 3 विधियाँ हमारे पास। एक है प्रतिशत विधि, दूसरी है ज्यामितिक विधि और तीसरी है कुल व्यय विधि। हम सबसे पहले करेंगे प्रतिशत विधि के बारे में। इस विधि के द्वारा जितने प्रतिशत परिवर्तन मांग में होता है कीमत में भी उतने प्रतिशत परिवर्तन आता है, उसके मापने को कहते हैं हम प्रतिशत विधि। मांग में जो परिवर्तन आता है कितना परिवर्तन आएगा उसको मापने के लिए जो विधियों का उपयोग किया जाएगा उसमें से पहली जो विधि है वो है प्रतिशत विधि। तो इसका सबसे पहले हमें फार्मूले का पता होना चाहिए। ये जो फार्मूला है, इस तरह से आपके पास पहले कीमतें दी हुई होंगी और मांग दी हुई होगी, तो आपने कैलकुलेट करके इस तरह से निकालना है। पी का मतलब होता है पुरानी कीमत और P1 का मतलब नई कीमत, और यहाँ पर Q का मतलब होगा पुरानी मात्रा या मांग और Q1 का मतलब होगा
नई मांग या नई मात्रा। तो पी निकालने के लिए हमें, डेल्टा पी निकालने के लिए हमें नई कीमत में से पुरानी कीमत को माइनस करना पड़ेगा, और डेल्टा क्यू निकालने के लिए हमें नई मात्रा या नई मांग में से पुरानी मांग को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने बताया है कि नई पुरानी कीमत को बताएगा, नई कीमत को बताएगा, पुरानी मात्रा को बताता है और नई मात्रा को बताता है। सबसे पहले हम यहाँ के जो जो हमें चाहिए वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले P1 चाहिए, P1 P और P1 और Q और Q1 चाहिए। फिर हमें डेल्टा Q चाहिए और डेल्टा P चाहिए। फिर हमने डेल्टा Q निकाला, Q1 माइनस Q1 यहाँ से हमें मिल गया, और फिर हमने Q निकाला तो इनको माइनस करके जो आया चिन्ह उसका लगेगा। फिर हमने डेल्टा P निकाला, डेल्टा P1 माइनस P, नई कीमत माइनस पुरानी कीमत करके किया, जो आया हमारे पास वो आया 1। फिर हमने फॉर्मूले में वैल्यू लगा दी, फॉर्मूले में वैल्यू लगाने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, इन दोनों को गुणा किया आपस में। जैसे 4 और 2 8 हो गए, 5 और 1 5 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 8 को भाग दे दिया 5 से, आया 1.6। लेकिन ये प्लस का है, इसलिए मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि 1.6 1 से बड़ा है, इसलिए मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अब है हमारे पास कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि के द्वारा हम मांग की लोच को निकाल सकते हैं। यदि कुल कीमत और कुल व्यय में धनात्मक रिलेशन है, कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ रहा है, यहाँ दिखा रहे हैं जैसे, तो इस स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी। और यदि कुल व्यय बढ़ने का कीमत मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये फिक्स रहता है, तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर हो। मतलब कीमत बढ़ने का या कम होने का कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। अब यदि कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम हो रहा हो, तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, कुल व्यय बढ़ रहा है और मांग कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय कम होता जा रहा है। इस तरफ कीमतें हैं, इस तरफ कीमत है और इस तरफ व्यय है। इस स्थिति में जब पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, तो इकाई से कम, जो कोई रिलेशन नहीं है तो इकाई के बराबर, यदि नेगेटिव रिलेशन है दोनों में तो इकाई से अधिक। ये इस तरह से भी टेबल के थ्रू भी दिखाया जा सकता है इसको। अब बताओ हमारे पास ज्यामितिक विधि। ज्यामितिक विधि के द्वारा मांग की लोच को निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ। इसका एक फॉर्मूला है, नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग। यदि मांग की लोच हमें सी बिंदु की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सी बी बटा सी ए, इस तरह से। ये हमें पता है कि वाई एक्सिस पर कीमत लिखी जाती है और एक्स एक्सिस पर मांग लिखी जाती है, और ये हमारे पास एक डिमांड कर्व की लाइन है जो ये बताती है कि कोई भी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी हो तो नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग करना पड़ेगा। ये विभिन्न स्थितियाँ हैं, यहाँ मांग की लोच 0 होती है, यहाँ इकाई से कम होती है, यहाँ बराबर होती है, इससे अधिक हो जाती है, और ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो इन्फिनिट बनती जाएगी मांग की लोच। यहाँ लिख कर भी दिखाया गया है। अब हमारे पास आता है वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहले वस्तु की प्रकृति। आवश्यक वस्तुएं जैसे आटा, नमक, चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। हमें यहाँ ये डिस्कस करना है कि किन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, कीमत में परिवर्तन आने के कारण मांग में परिवर्तन नहीं आता, और कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग की लोच लोचदार होती है, कीमत में परिवर्तन आने के कारण मांग में परिवर्तन आ सकता है। फिर आता है हमारे पास प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं मतलब एक की कीमत बढ़ने पर, यदि प्रतिस्थापन वस्तुएं कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उस कॉफ़ी के स्थान पर चाय का उपयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस स्थिति में मांग की लोच लोचदार होती है।
जिनका प्रतिस्थापन होता है उनकी मांग की लोच लोचदार होती है। जिनका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता, एक स्थान पर दूसरे का उपयोग नहीं किया जाता, तो कीमत बढ़ने पर उन वस्तुओं की मांग में परिवर्तन नहीं आता, तो उनकी मांग बेलोचदार हो जाती है, जबकि प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग लोचदार रहती है। फिर आता अनेक उपयोग। जिन वस्तुओं के अनेक उपयोग किए जाते हैं उनकी मांग की लोच लोचदार होती है। जिनके अनेक उपयोग नहीं किए जाते हैं उन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। उपभोग का स्थान। यदि हम भविष्य के लिए वस्तुओं के खरीदारी को टाल सकें तो उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपभोग का स्थगन किया जा सकता है, तो उनकी मांग लोचदार होती है। जिनका स्थगन नहीं किया जाता वो बेलोचदार होती है। जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत बन जाती है, जैसे शराब, सिगरेट, तो इन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन्हें कहेंगे हम बेरोज़गार वस्तुएं। फिर आता है हमारा कीमत स्तर। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमतें बहुत कम होती है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो इन वस्तुओं की मांग की लोच बेरोज़गार होती है। कीमत में परिवर्तन आने के कारण इनकी मांग पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इन वस्तुओं को कहते हैं कीमत स्तर के आधार पर बांटना। बेरोज़गार वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतें बहुत कम और बहुत ज़्यादा अधिक होती है। समय का प्रभाव। समय जितना अधिक होता है खरीदार के पास, मांग की लोच उतनी ही लोचदार होती है। यदि खरीदार के पास समय कम है तो उनकी मांग बेलोचदार होगी। फिर आता है हमारे पास आय प्रभाव। आय का वितरण। यदि आय का वितरण असमान होगा, देश में अमीर और गरीब का अंतर ज़्यादा होगा, तो उस स्थिति में उनके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मांग बेरोज़गार होगी। जबकि आय का वितरण समान होगा तो उस स्थिति में मांग की लोच लोचदार होगी। यदि व्यक्ति अपनी आय का बहुत सा कम भाग वस्तुओं पर खर्च करता है, आय का भाग बहुत कम खर्च किया जाता है, तो उस स्थिति में मांग की लोच कम लोचदार होती है।